नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं अंदर की बात मुज़म्मल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूँ अली वारसी और मेरे साथ इस वक़्त मौजूद हैं मुज़म्मल सोहरवर्दी साहब। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएँ कैसी तबीयत है आपकी? बिल्कुल ठीक सर, आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ जिसमें जस्टिस अली बाकर नजफ़ी साहब को जो कि पिछले ही हफ़्ते अभी 2 हफ़्ते पहले तकरीबन लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए थे, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जो है वो अपॉइंट कर दिया गया है। तो ये यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से अचानक ही वहाँ पहुँच जाना तो ये चमत्कार कैसे हो रहे हैं? ज़रा इसके ऊपर बताइएगा हमें कुछ। आज उनकी आईनी बेंच में जी, जी, नामज़दगी जी। हुई है, आज उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मेंबर बनाया गया है। जी। देखिए, मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताऊँ, बाकर नजफ़ी साहब को सुप्रीम कोर्ट लाने की मुखालफत सारे जजेस ने की, लेकिन उस वक़्त हुकूमत और ऑपोज़िशन ने मिलकर उनको सुप्रीम कोर्ट लाए, बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली ज़फ़र ने वोट बाकर नजफ़ी के हक़ में डाला। अगर पीटीआई वोट ना डालती तो बाकर नजफ़ी सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते थे। वो बिल्कुल ऐसा ही। तहरीक-ए-इंसाफ के वोटों से ऊपर आए। आज जब उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में नामज़दगी की बारी आई तो बैरिस्टर गौहर ने उसकी मुखालफत की। हुँ, अब वो उनके सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के तो हक में हैं, लेकिन उनके आईनी बेंच का जज बनने के हक में नहीं है, जो तहरीक-ए-इंसाफ की पोज़ीशन मुझे समझ आई है। लेकिन मैं हुँ, इसको और सादा बयान करूँ, आज तहरीक-ए-इंसाफ के वोटों की एस्टेब्लिशमेंट को ज़रूरत नहीं थी। आज उनके आईनी बेंच में नामज़दगी के लिए वोट पूरे थे, लिहाज़ा तहरीक-ए-इंसाफ को आज नहीं कहा गया कि आप बाकर नकवी को वोट डालें, लिहाज़ा उन्होंने खिलाफ वोट डाल के अपना शहीदों में नाम लिखा लिया है। खिलाफ वोट डालना था तो उस दिन डालते जिस दिन बाकर नकवी को सुप्रीम कोर्ट नामज़द किया गया था। हुँ, अब आज की ये जो जस्टिस अकील अब्बासी और बाकर नजफ़ी को जो आईनी बेंच में लेकर गए हैं, अब स्टेज सेट हो गया है मखसूस नशिस्तों वाले केस की नज़र-ए-सानी लगने के लिए, हुँ। क्योंकि वो फैसला 9 जजेस का था, तो अब जी, आईनी बेंच की तादाद जो है वो 14-15 हो गई है, ठीक है ना? दुरुस्त, दुरुस्त। तो अब मखसूस नशिस्तों का केस जो है वो लग जाएगा आईनी बेंच में और उसके बाद मुझे लगता है मखसूस नशिस्तें हुकूमत को मिल जाएँगी, पीटीआई राइट। से वापस और फिर जब मखसूस नशिस्तें हुकूमत को मिल जाएँगी तो फिर 27वीं तरमीम का रास्ता भी खुल जाएगा, जिसकी बात फैसल वाडा ने की है। तो 27वीं तरमीम का रास्ता करने के लिए गवर्नमेंट को मखसूस नशिस्तें चाहिए और वो मखसूस नशिस्तें जो हैं, वो गवर्नमेंट को तभी मिल सकती हैं जब नज़र-ए-सानी में हो। फिर इस पेशावर हाई कोर्ट ने केपी में सेनेट के इंतखाबात के लिए भी 60 दिन की मोहलत दी हुई है, उसके लिए भी मखसूस नशिस्तों की चाहिए। तो मेरे ख़्याल में वो केपी के सेनेट के इंतखाबात के लिए भी मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला है। तो अब तमाम तवज्जो जो है ना, सारे कामों से हटकर मुझे लगता है अब वो मिलिट्री कोर्ट वाला फ़ैसला तो मुकम्मल एंड पे आ गया। ये हुँ, जवाब पे आ गया ख्वाजा आरिफ साहब के 1-2 पेशियों की मार है अब वो। अब जो काम है वो मखसूस नशिस्तों का वाला होगा और उससे पाकिस्तान का देखें एक 26वीं आईनी तरमीम से सियासी इस्तेहकाम आया है, जी। अदालती इस्तेहकाम आया है। ये जो हुँ, अदालतों में जुडिशल एक्टिविज़्म था और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की सियासत को पाकिस्तान की अदालतें चला रही हैं और ये लग रहा था कि अदालतें हुकूमत को घर भेज देंगी, अदालतें फ़ौज को घर भेज देंगी, अदालतें आसिम मुनीर को डिनोटिफ़ाई कर देंगी, अदालतें इलेक्शन कल-अदम करार दे देंगी। वो सारा तूफ़ान थम गया 26वीं आईनी तरमीम हुँ, और उसके बाद एक सियासी इस्तेहकाम आ गया, एक अदालती इस्तेहकाम आ गया। प्रो इमरान खान और प्रो पीटीआई जजेस जो हैं वो खुटे लाइन लग गए आहिस्ता-आहिस्ता और अब जो है ये मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद इस्तेहकाम जो है वो सीसा पलाई दीवार बन जाएगा। आप समझे सियासी इस्तेहकाम इसको इसको कंक्रीट लग जाएगा और उसके बाद हुकूमत 27वीं तरमीम लाके इस कंक्रीट पे शेल्टर डाल देगी, लेंटर डाल देगी और कंक्रीट का लेंटर डालेगी ताकि टूट ना सके। तो फिलहाल तो मुझे ये लगता है कि जनरल आसिम मुनीर ने इस निज़ाम को मज़बूत करने के लिए तमाम पत्ते सेट कर दिए हैं और अपोज़िशन को और पीटीआई को शह मात हो गई है। उनके पास कोई रास्ता नहीं, मखसूस नशिस्तें अब मिल जाएँगी हुकूमत को और 27वीं आईनी तरमीम भी हो जाएगी। लिहाज़ा मुझे मुझे तो ये लगता है। और बाकी आज फुल कोर्ट भी हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। चीफ जस्टिस ने सब जजेस के साथ चाय-शाय पी है।
लेकिन अब फुल कोर्ट की कोई अहमियत नहीं रही आईनी बेंच बनने के बाद। वरना एक दौर में तो फुल कोर्ट की बड़ी अहमियत होती थी, कौन सा जज आया है, कौन सा नहीं है, क्या है, ग्रुपिंग है। अब तो फुल कोर्ट जब से आईनी बेंच बना है, फुल कोर्ट की अहमियत ही खत्म हो गई है, अब आईनी बेंच ही फुल कोर्ट है। इसलिए आज फुल कोर्ट का इजलास भी कोई खास हमारी तवज्जो नहीं हासिल कर सका। लेकिन एक बात और है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने पिटीशन सीनियरिटी वाली दायर की हुई है, हम्म। उसमें जो जजेस ट्रांसफर होकर आए हैं, उन्होंने वकील करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हमारा कोई वकील नहीं है, जो मर्जी फैसला कर। ठीक है ना, ठीक हमने कोई ठीक। दलाइल नहीं देने, हमने कुछ नहीं देना। वैसे तो उनका मुकदमा हुकूमत लड़ लेगी, अटॉर्नी जनरल लड़ लेगा, लेकिन उन्होंने अपना कोई वकील ना करने का फैसला किया है। जबकि मोहसिन अख्तर कियानी साहब वगैरह ने अपना वकील किया हुआ है, उनका वकील तो उनके लिए दलाइल देगा। लेकिन हम्म। चूंकि सरफराज जोगर साहब वगैरह की पोजीशन बहुत मजबूत है, उन्होंने कैलकुलेट किया है कि उन्हें वकील करने की जरूरत नहीं है, वो बिना आर्गू किए ही ये केस जीत जाएंगे, लिहाजा उन्होंने कोई वकील नहीं किया। हम्म। ठीक। सर, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास से एक और बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी आज जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह से उन्होंने इत्तेफाक किया कि हमें मजीद जो है वो जुडिशल जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है इसकी एक्सटेंशन के हवाले से उन्होंने इख्तलाफ किया। तो क्या वो भी दूसरी तरफ चले गए? मतलब कहना तो उनका ये है कि हमने ये फैसला किया था कि पहले रूल्स बनाए जाएंगे, मगर क्या इसकी कोई और वजूहात भी हो सकती हैं जो कि मतलब ओपनली ना बताई गई हो? नहीं, मैं नहीं समझता, ये हल्का-फुल्का चलता रहता है। लेकिन मुझे नहीं लगता जमाल मंदोखेल साहब कोई मेरा मतलब यूथिया जज हो गए हैं या वो मंसूर अली शाह या मुनीब अख्तर हो गए हैं। इट्स टू सही। फार अवे। मतलब ये बात ठीक है कि आईनी बेंच में जजेस की नामजदगी के रूल्स बनने चाहिए और एस्टेब्लिशमेंट की कोशिश होगी कि कोई रूल्स ना बनाए जाएँ। क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का ख़्याल है कि जिनको वो चाहें या हुकूमत जिसको चाहे या जो जिसको चाहे वो आईनी बेंच में आ जाए और उसके कुछ सेट रूल्स नहीं होने चाहिए। और हम्म। मेरे ख़्याल में इसीलिए वो रूल्स नहीं बनने चाह रहे, क्योंकि इस वक़्त सूट करती है गवर्नमेंट को और एस्टेब्लिशमेंट को कि ये रूल्स ना हों। और मंसूर अली शाह और दूसरों को रूल्स सूट करते हैं। लेकिन आप ये देखिए ना जी, सुप्रीम कोर्ट के में जजेस के एलिवेशन के कोई रूल्स कभी भी नहीं रहे, जूनियर्स को प्रमोट करते रहे हैं। कई बातों जी, के सही। कोई रूल्स कभी नहीं रहे हैं, तो एक पहली बारी है जेड़े रूल्स नहीं है, अदलिया हमारी चली बगैर रूल्स के है, तो हम इसमें क्या कर सकते सही, लेकिन चलें, देखते हैं रूल्स बनते हैं या नहीं। सर, अगली खबर जो कि आज आपको पता है कि पीटीआई के कुछ कारकुनान, बल्कि वर्कर्स नहीं, लीडर्स बल्कि जो हैं वो ज़ेरे हिरासत हैं। पुलिस ने उनको अडयाला जेल से के बाहर एहतजाज भी वो कर रहे थे। ये इसमें उमर अयूब साहब भी शामिल हैं, अलीमा खानम साहिबा भी शामिल हैं और बड़े लीडरान हैं पीटीआई के। इसकी क्या वजह है और ये किस तरफ जा रही है बात? ये क्यों हुआ है? हैं? मतलब केड़े बड़े लीडर शामिल हैं? एक उमर अयूब, एक साहबजादा हामिद रज़ा ते एक भच्चर ही शामिल ने, होर कौन शामिल है? सर, ऑपोजिशन लीडर है उमर अयूब। वो कल्ला ही सी ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ 500 वर्कर सन, 300 वर्कर खड़े सन अडयाला दे बाहर, कल्ले ही नहीं, खड़े मगर सन। अलीमा खान वगैरह। ठीक है, देखें एक तो पिछली पेशी पे अलीमा खान की एक फोटो आई कि वो फुटपाथ पर अकेले बैठी हैं। जी। और उस फ़ोटो पर हमारे कुछ जर्नलिस्ट दोस्तों ने बड़े वीलॉग भी किए कि जी ये फ़ोटो बड़ी सिम्पैथेटिक है। अच्छा, उसके ऊपर सबसे बड़ा सवाल हुआ कि वो अकेली क्यों बैठी हैं? पीटीआई के लोग कहाँ हैं? मतलब हम्म। लोगों ने उसको ना फरियाल तालपुल और मरियम नवाज़ की गिरफ्तारी से कंपेयर किया। भाई वो तो गिरफ्तार उस दिन नहीं थीं, वो तो एक फुटपाथ पर आज़ाद शहरी के तौर पे बैठी थीं और हालत ये थी कि पीटीआई का एक भी वर्कर उनके साथ नहीं बैठा हुआ। एक भी लीडर हम्म। साथ नहीं बैठा हुआ था। वो हम्म। तस्वीर जो थी वो पीटीआई के लिए निशान-ए-इबरत थी कि खान की बहन अकेली बैठी है और सारे मज़े ले रहे हैं। आप मेरी बात समझे ना? अच्छा, फिर उस पर सलमान अकरम राजा साहब का एक इंटरव्यू मैंने सुना। उन्होंने कहा हम्म। मैं बीबी के साथ ही था, हम लोग साथ ही खड़े थे। बीबी ने हम सबको हटाकर जानकर अकेले अपनी वीडियो और तस्वीर बनवाई है। उन्होंने कहा आप पीछे हट जाएँ, तो फिर उन्होंने वो तस्वीर खींची है, नहीं तो बहुत सारी तस्वीरों में सलमान अकरम राजा और बाकी लीडर मौजूद थे। बीबी भी आपको पता है ना बड़ी फोटोजेनिक हैं और टिकटॉकर हैं वो भी पूरी। उन्होंने सबको हटाकर तो कल ही अपनी वीडियो बनाकर ना तो अपलोड कर दी। ये सलमान अकरम राजा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, मैं अली वारसी मेरे तो ना पा दी। मैंने सलमान अकरम राजा का मौक़िफ़ सुना है। वो कह रहा है मैं हम्म। साथ ही था, मुझे साइड पे किया, फिर वो बैठ गई तो फिर वो वीडियो बन के वो वायरल हो गई। उनको पता था कि सलमान अकरम राजा के साथ तो वीडियो से हमदर्दी नहीं मिलेगी, दर्दी तो मिलेगी अकेली बैठी हूँ, लेकिन अकेली आज भी देखें, वो 500, 1000, 2000, 5000 बंदा पीटीआई ਲਈ अडयाला पहुँचे हैं।
नहीं, कोई भी नहीं था सर। पिछली बारी तो छितर पहने थे उमर यूब ते भच्चर पहुंच गए ने। तुझे मेरी हम्म। गल सुन, और उन्हां नाल भी कोई जम्मे गफीर या कोई लोग तो नहीं पहुंचे है ना। पिछली जी। दफा भी रात देर को उन्हें मोटरवे पे छोड़ दिया था, और एक फिर फोटो आई थी कि वो हाँ साहबजादा हामिद रजा के साथ मोटरवे पे खड़ी है। तो मैंने लगता है आज रात भी शायद मोटरवे तो ना छठ दिन पकड़ने की क्या जरूरत है, वो फिर रात को मोटरवे पे छोड़ देंगे, वो फिर मोटरवे पे रात को खड़ी वीडियो आ जाएगी। मैं हम्म। नहीं एडवाइस करूंगा गिरफ्तारी, मैं मोटरवे पे छोड़ना ही एडवाइस करूंगा अगर मेरे से पूछे। ठीक ठीक ठीक। अच्छा सर, अगली खबर की तरफ चलते हैं। आज कुछ स्टेटमेंट्स हैं फवाद चौधरी साहब की, शेर अफजल मरवत साहब की। ये वही ग्रुप है जिसका बारे में आपने कल जिक्र किया था, जो कहता है कि हम पीटीआई के हैं लेकिन पीटीआई नहीं मानती कि वो हमारे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि आदिल राजा के बारे में, इमरान अहमद नूरानी के बारे में, अहमद वकास गुराया के बारे में। फवाद चौधरी साहब के तो ये पुराने दुश्मन है ना, ये दोनों, अहमद नूरानी, वकास गुराया, क्योंकि जिस वक्त ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे तो ये इन्हीं के खिलाफ उस वक्त भी बात करते थे। और इमरान रियाज खान और शहबाज गिल के खिलाफ स्टेटमेंट दिया है शेर अफजल मरवत ने। तो ये जो पीटीआई का वो ग्रुप है जो कि पीटीआई नहीं मानती कि हमारा ग्रुप है, वो पीटीआई के यूट्यूबर्स, खासतौर पर ये दो तीन लोग जिनके नाम लिए मैंने, सबके नहीं, सब पांचों की बात नहीं मैं कर रहा, तो उनके बारे में जो इनके व्यूज हैं, वो आपको क्या एक इसके पीछे क्या कहानी नजर आती है? पीटीआई के किसी भी लीडर से पूछ लें अकेले में, उनके यही व्यूज हैं। आप हम्म। बैरिस्टर गौहर से पूछ लें, उसके यही व्यूज हैं। आप उमर यूब से पूछ लें, उसके यही व्यूज हैं। आप गंडापुर से पूछ लें, उसके यही व्यूज हैं। आप किसी भी लीडर से पूछ लें जो इस वक्त पाकिस्तान, आप आदम सवाती से पूछ लें, उसके यही व्यूज हैं। आप किसी भी पीटीआई के मेन लीडर से पूछ लें, उनके यही व्यूज इन हम्म। इन यूट्यूबर्स के बारे में। सारी पीटीआई कहती है कि हमारी तबाही के जिम्मेदार ये चंद यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने हमारे नाम पर पैसा तो कमा लिया है, लेकिन पीटीआई की तबाही कर, इनकी वजह से पीटीआई को फायदा कोई नहीं हुआ, नुकसान ही नुकसान हुआ है। और आज जिस हाल में पीटीआई है, उसमें इन यूट्यूबर्स का भी एक बड़ा किरदार है। एक किरदार 9 मई का है, और बाकी जिदो गल सीधी होने लग पैंदी है, यूट्यूबर खराब कर देते। और हम्म। ऊपर से पीटीआई का जो ऑफिशियल हैंडल है, वो जो लोग चला रहे हैं, वो इनकी बातों को रीट्वीट करते हैं। लेकिन अब मैंने ये देखा है, आप देखें, 15 दिन पहले इमरान खान का ट्विटर हैंडल खामोश रहा, फिर हमने बात की तो कल एक ट्वीट हुआ। ठीक है। अब जी। आज आप मुझे बताएं कि आज की जो सारी एक्टिविटी है, उस पर इमरान खान के ट्विटर हैंडल से कुछ ट्वीट हुआ है। एक ट्वीट उन्होंने किया है, आई हैव नॉट ऑथराइज्ड एनीवन टू एंगेज इन नेगोशिएशंस विद द एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है। ठीक ठीक। I have never struck a deal, nor I will entertain, or now had I been instructed, ये वो Ali Amin Gandapur and Azam Swati may have expressed a desire for talks, but in my view, such negotiations are pointless. So regarding the mind and mineral, no further action will be taken until Chief Minister Ali Amin and senior producers have to deliver a comprehensive and transparent without that. अच्छा, आप बात समझें, अपनी बहनों हम्म। की गिरफ्तारी के वाले से तो कोई ट्वीट नहीं किया, जी नहीं किया। नहीं किया है। और कल उन्होंने वकला के जरिए 3 अप्रैल के बाद उनका, उनके जो है, कल 16 अप्रैल को उनका ट्विटर हैंडल एक्टिव हुआ है। 13 दिन उनका ट्विटर हैंडल जो है वो खामोश रहा है, और अभी भी बहुत मोहतात गुफ्तगू कर रहा है। वरना अभी तक ये होता कि वो कहते कि आसिम मुनीर ने अलीमा खान को गिरफ्तार कर लिया। ये इमरान खान का जो है ट्विटर हैंडल ट्वीट करता और पीटीआई। लेकिन मुझे एक पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल और इमरान खान के ट्विटर हैंडल में कुछ तब्दीली नजर आ रही है कि अब वो जो गुफ्तगू थी याह्या खान पार्ट 2, और वो जो गुफ्तगू होती थी, वो अब उन ट्विटर हैंडल से मुझे नजर नहीं आ रही है। अब ये हम्म। तब्दीली आरजी है, इसके पीछे क्या है? क्या ये गंडापुर और आजम स्वाति ने कराई है, और क्या ये है? तो इसलिए मेरे ख्याल में ये जो आज का इमरान खान ने बयान दिया ना कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए किसी को इख्तियार नहीं दिया, ये हम्म। बयान मौलाना फजल रहमान के लिए दिया गया है। क्योंकि आप देखिए ना जी, मौलाना फजल रहमान की जमात कह रही है कि हमारा और पीटीआई का ये तय हुआ था कि अब अकेले अकेले कोई एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करेगा। जी। तो इन्होंने हमारे बगैर ही बातचीत शुरू कर दी है, तो इन्होंने हमारे से मुआहदा तोड़ दिया, तो हम इत्तेहाद क्या बनाएं? और आज भी एक कामरान मुर्तजा साहब एक टीवी चैनल पे कह रहे थे कि इसको क्लैरिफाई किया जाए पीटीआई की तरफ से।
तो मेरा ख्याल है उन्होंने इमरान खान के ट्विटर हैंडल से क्लैरिफाई किया, हालांकि कहा तो ये जा रहा था कि असद कैसर क्लैरिफाई करें, लेकिन मेरा ख्याल है उन्होंने इमरान खान के ट्विटर हैंडल से क्लैरिफाई करके मौलाना फजल रहमान को राजी करने की कोशिश की है, लेकिन मैं नहीं लगता वो राजी होंगे। ठीक। अच्छा सर, बिल्कुल आपने एक डिटेल्ड इसके ऊपर अपना व्यू दिया। फाइनली ये इत्तला है, गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम पेट्रोल की कीमतों में बड़ी कमी करने जा रहे थे, लेकिन फिर फैसला ये किया गया कि इस कमी को ना किया जाए और ये जो पैसे हैं वो पैसे जो हम ऊपर कमाएंगे उसको हम डाइवर्ट करें बलूचिस्तान की जो एक सड़क है, जिसके ऊपर कहा जाता है कि बहुत सारे जो है वो एक्सीडेंट्स भी हुए हैं, तो उनकी तरफ जो है वो उन फंड्स को डाइवर्ट किया जाएगा और उस जो रोड है उसको अपग्रेड करने की कोशिश की जाएगी। आपके ख्याल में ये कैसा फैसला है? और उमर अयूब का कहना है कि ये झूठ बोला जा रहा है, तो आप इन दोनों चीज़ों को ज़रा एड्रेस कीजिए प्लीज़। चलो झूठ तो नहीं बोला जा रहा है, खुद ही वो कहते हैं कम होनी चाहिए थी, पेट्रोल आलमी मंडी में कम हुआ है और पेट्रोल 8 रुपए कम होना चाहिए था। गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस भी जारी किया 8 रुपए टैक्स बढ़ाने का, लेवी 70 से 78 रुपए की है, तो गवर्नमेंट ने उसका टैक्स जारी किया है, हुँ, वो ऑर्डिनेंस जारी किया है, झूठ इसमें क्या है? अब उससे सड़क बनती है, ये नहीं बनती, ये एक सवाल है ना। जो जी। उससे पैसे पिछली दफा जो पेट्रोल सस्ता नहीं किया था, उन्होंने कहा था उससे हमने बिजली सस्ती कर दी है। आज उन्होंने कहा है कि वो पैसे हम बलूचिस्तान को दे रहे हैं। मेरे तो ख्याल में बलूचिस्तान को और ज़्यादा फंड्स देने चाहिए। बलूचिस्तान में आग लगी हुई है, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी है, महरूमी वहाँ का एक स्लोगन है। ये जो सड़क की बात की जा रही है, इसको खूनी सड़क कहते हैं 2000 बंदा ही इसमें एक्सीडेंट में मर चुका है। तो हुँ, 200 अरब रुपया इस सड़क पे बनने पे लगना है। तो अगर फेडरल गवर्नमेंट इसमें कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि एनएफसी से तो पैसे जा नहीं सकते थे। तो एनएफसी के बाद फेडरल गवर्नमेंट के पास कुछ ज़्यादा पैसे नहीं रहते। उसने अपनी हुकूमत भी चलानी होती है। तो अगर एक्स्ट्रा पैसे जनरेट करके बलूचिस्तान पर लगाए जाएँ, तो मैं तो इसके खिलाफ नहीं हूँ। और मैं तो वैसे भी समझता हूँ पेट्रोल की कीमतें कम से कम 3 माह तक के लिए होनी चाहिए। वो हर 15 दिन बाद ये जो मसूली पे लटका देते हैं नाकामियाँ ज़्यादा, कि मैं इसके हक में नहीं हूँ। बजट ही सारा डिस्टर्ब हो जाता है। आपको कम से कम 3 माह के लिए फिक्स रखें, चाहे हायर साइड पे रखें, चाहे लोअर साइड पे रखें। ठीक हो गया सर, बहुत-बहुत शुक्रिया हमें तमाम सवालों के ऊपर अपने व्यूज़ से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा, आप अपनी आरा से हमें कमेंट्स के ज़रिए आगाह कर सकते हैं। प्रोग्राम को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कीजिए। अली बासिस को इजाज़त दीजिए। आप देख रहे थे प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मल सोहरवर्दी के साथ। आदाब।